As you all know, this is Niharika Tiwari. So, guys, we're back with another video related to a series of business organization. एक नजर सब कवर राइट आपको पता है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं और इस वीडियो में जो हम और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एक बहुत ही ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमेशा आते हैं आपके पेपर में उनको बहुत ही ईजी वे में हम समझेंगे। सो अगर आपने इसे पहले वाले इस सीरीज के पार्ट्स नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं और इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। इन हैंडल्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम इस टॉपिक को यहाँ पे किस सीरीज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को समझेंगे। सो पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे इस वीडियो में कवर करेंगे वो है आपका प्लांट लोकेशन, कि प्लांट लोकेशन क्या होता है। ये आएगा क्वेश्चन आपके पेपर में, इसकी मीनिंग बताइए और इसके फैक्टर्स बताइए। सो ये इतना ईजी टॉपिक है ना कि बस आप एक बार देख लो और आप अपने आप से इसको लिख के आओगे। ठीक है, प्लांट लेआउट क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और इसके टाइप्स क्या है। सो इसको हम लोग बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझने वाले हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं। सो गाइस, सबसे पहले आता है आपका प्लांट लोकेशन का इंट्रोडक्शन या मीनिंग कि क्या है ये प्लांट लोकेशन। तो अब आप समझो कि प्लांट लोकेशन क्या होता है। कि प्लांट लोकेशन, लोकेशन से आपको समझ में आ रहा है कि किसी चीज़ की कहाँ पे वो चीज़ है। ठीक है, वो उसकी लोकेशन क्या है वो। और प्लांट यहाँ पे कोई पेड़ नहीं है, प्लांट जो फैक्ट्रीज और ये सारी चीज़ें आप जैसे देख पा रहे हो ये क्या है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वाला पूरा सिस्टम आपने जो बनाया है वो आपका एक प्लांट, एक लेमैन लैंग्वेज में। ठीक है, सो एवरी एंटरप्रेन्योर इज फेस्ड विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसाइडिंग द बेस्ट साइट लोकेशन ऑफ इस प्लांट और फैक्ट्री। जो भी उसकी फैक्ट्री है जहाँ से वो गुड प्रोड्यूस करेगा वो उसकी क्या बेस्ट साइट होनी चाहिए, मतलब वो कहाँ पे लोकेट करे, कहाँ पे उसको स्टैब्लिश करे। ये एक बहुत ही बड़ी एक क्वेश्चन होता है एक एंटरप्रेन्योर के सामने कि वो क्या डिसीजन ले, क्योंकि डिसीजन बहुत बड़ा होता है। अगर आपको सोचो आपको अगर कहीं अपना घर बनाना है तो आप किस लोकेशन में बनाओ, ये आपको सोचना पड़ता है कि मैं एक ऐसी जगह पे लूँ जहाँ शांत है या मैं एक ऐसी जगह पे लूँ जहाँ पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। क्योंकि एक बार घर बन गया तो ऐसा तो नहीं आप अपना घर उठाओगे और ले जाके दोबारा किसी अच्छी जगह पे रख दोगे, ऐसा तो होगा नहीं। बन गया तो बन गया, इसीलिए क्या है एक इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि हाँ क्या प्लान लोकेशन एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है तो आप बोलोगे येस राइट। Plant location refers to the choice of region and the selection of particular site for setting up business or factory। अब आपको ये क्लियर हो गया प्लान लोकेशन क्या होता है कि कौन से रीजन में आप अपना ये पर्टिकुलर साइट इसको सेलेक्ट करना कि कहाँ पे अपना जो बिजनेस है या फैक्ट्री है उसको आप क्या करोगे, सेटअप करोगे। ठीक है, क्लियर हुआ। द सिलेक्शन ऑफ लोकेशन इज की डिसीजन। और देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है लोकेशन को सेलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि लार्ज इन्वेस्टमेंट आप करते हो प्लांट एंड मशीनरी में, मतलब एक फैक्ट्री को सेटअप करने में आपको भी पता है बहुत सारा पैसा आपको लगाना पड़ेगा, जमीन खरीदनी पड़ेगी, एक बड़ा भारी भरकम सेटअप करना पड़ेगा। तो बहुत ही आपको सोच समझ के डिसीजन लेना होगा। ऐसा ना हो कि बाद में आप पछताओ कि मेरे कोई और लोकेशन चूज करनी चाहिए थी, यहाँ तो मुझे फैसिलिटीज ही नहीं मिल रही हैं, है ना। इट इज़ नॉट एडवाइजेबल और नॉट पॉसिबल टू चेंज द लोकेशन वेरी ऑफन, क्योंकि आपका जो भी चीज़ है सब वेस्ट हो जाएगा, आपके सारा इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगा अगर आपने इम्प्रॉपर लोकेशन सेलेक्ट कर ली है तो। लोकेशन डिसीजन शुड बी टेकन वेरी केयरफुल, इससे बहुत ही आसान मतलब केयरफुली आप डिसीजन लो। एज मिस्टेक में कॉस्ट पुअर लोकेशन, क्योंकि अगर आपने पुअर लोकेशन सेलेक्ट कर ली है तो हो सकता है आपकी कॉस्ट बढ़ जाए, आपका डिफिकल्ट मार्केटिंग हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना अवेलेबल हो और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं कस्टमर वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहे कि यार कहाँ बना लिया है तुमने, है ना, ये सारी चीज़ें। तो ये आपको क्लियर हो गया कि प्लांट लोकेशन क्यों हो क्या होता है और क्यों डिसीजन लेना बहुत सोच समझ के है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपना घर ही समझ लो। अगर ना समझ में आ रहा हो लोकेशन तो ये सोच लो कि अगर आपको कहीं बिजनेस डालना है तो आप लोकेशन देखोगे कि नहीं देखोगे, और क्यों देखते हो क्योंकि इतनी जल्दी सब चेंज करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझा। नेक्स्ट जो इसी से रिलेटेड है बहुत ही ईजी वे में हम समझेंगे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो प्लान लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो प्लान लोकेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पेपर में ऐसे ही आएगा कि मीनिंग बताओ और फैक्टर्स बताओ। तो मीनिंग तो क्लियर होगी, लिख के आएंगे आप लोग अपनी लैंग्वेज में। और फैक्टर समझो कि मतलब कि प्लांट लोकेशन हमने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सोचना समझना उसके बाद ही डिसाइड करना कि कहाँ पे हमें सेटअप करना है अपनी फैक्ट्री या बिजनेस। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये हेल्प करते हैं हमें डिसाइड करने में कि हम कौन सी प्लांट लोकेशन को सेलेक्ट करें। ठीक है, पहला है प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट आप समझो कि मतलब इसका है कि मार्केट के पास हो, क्योंकि आपको भी पता है कि बिजनेस है या फैक्ट्री है तो रॉ मटेरियल चाहिए होगा, सामान चाहिए होगी, कस्टमर चाहिए होंगे। तो अगर ऐसी जगह पे रख दिया जहाँ पे बहुत ही दूर है वो मार्केट से, सामान लानी भी है तो आप बहुत दूर जा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन का इतना पैसा फूक के, तो कोई बेनिफिशियल नहीं होने वाली वो चीज़, है ना।
तो इसीलिए ये वाला एक फैक्टर जो है वो इन्फ्लुएंस करता है ये डिसीजन आपका कि लोकेशन कहाँ होनी चाहिए। एवरी फर्म इज सपोज टू सर्व इट्स कस्टमर बाय सप्लाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन टाइम एंड एट अ रीजनेबल प्राइस। मतलब हर फर्म का ये एक गोल होता है कि वो अपने कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, वो टाइम पे दे और रीजनेबल प्राइस पे दे। डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट, ऑर्गेनाइजेशन में ऑप्ट टू सिचुएट फैसिलिटी नियर और फार फ्रॉम द मार्केट। और प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि आपको जो भी मार्केट के पास अपना लोकेशन सेटअप करना सही रहेगा या दूर। अब देखो, जैसे प्रोडक्ट अगर आपका ऐसा है, जैसे डेयरी फार्मिंग वाले प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, तो आपको चाहिए होगा कि आप मार्केट के पास रहो, क्योंकि अगर कस्टमर उतने दूर ट्रैवल करके आएगा या आपको पहुंचाने में समय लग जाएगा तो वो जो डेयरी प्रोडक्ट है वो खराब हो जाएगा, है ना। तो डिपेंड करता है। और अगर ऐसा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस करो जो ड्यूरेबल है, प्लास्टिक है, तो ठीक है, अगर आप थोड़ा दूर भी हो तो ठीक है। व्हेन द प्रोडक्ट परचेजेस आर कंसंट्रेटेड, इट इज बेस्ट टू सिचुएट द फैसिलिटी क्लोज टू द मार्केट। और अगर प्रोडक्ट के जो परचेजर है वो आपको लगता है कंसंट्रेटेड है, एक ही एरिया में ज़्यादातर से सिचुएटेड है, तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप मार्केट के पास रखो। और आपको भी पता है अगर नियरेस्ट टू मार्केट, तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी आपकी रिड्यूस हो जाती है और आप आराम से कस्टमर को गुड्स जो है वो प्रोवाइड कर पाओगे। एज मार्केट में तो कस्टमर आके वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। ठीक है, ये वाला फैक्टर आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम समझेंगे और भी फैक्टर्स क्या है आपके। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी मतलब क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी एज अ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, जैसे कि इंडस्ट्रियल शेड्स चाहिए होंगे, साइट चाहिए होंगी, लिंक रोड चाहिए होंगे, नियरनेस टू रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पब्लिक यूटिलिटीज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब समझ गए होंगे आप कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें भी आपकी बिजनेस को चाहिए होंगी कि भैया कम्युनिकेशन की पूरी व्यवस्था, ऐसा ना हो कि आप टेलीफोन ये सब यूज ही ना हो पा रहा हो वहाँ पे, या इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, वाटर की सप्लाई भी नहीं है, रेलवे स्टेशन, ये सारी चीज़ें भी नहीं है, तो बहुत दिक्कत होगी। रेलवे स्टेशन के थ्रू अगर आपको गुड्स पहुंचाने हैं टाइम, या आपको ट्रैवल करके जाना है, तो भी आपका ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बत्ती ही नहीं तो गुड्स कैसे बनेंगे, वाटर नहीं है तो भी दिक्कत आएगी। तो ये सारी चीज़ें को भी ध्यान करके हम लोकेशन डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इज सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल की सप्लाई, देखो मार्केट में तो आपने दे दिया फिनिश प्रोडक्ट, तो सप्लाई तो नियरनेस टू मार्केट वाला हो गया। रॉ मटेरियल मतलब कि अब आपको बनाने के लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए होगा। ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू गेट रॉ मटेरियल इन राइट क्वालिटी एंड द टाइम इन ऑर्डर टू हैव अनइंटरप्टेड प्रोडक्शन। और रॉ मटेरियल आपको ये भी चाहिए होगा कि टाइम पे आए। तो अगर आपको लग रहा है कि रॉ मटेरियल जो है वो दूर है, या तो इसकी वजह से टाइम पे नहीं आ पा रहा है, या रॉ मटेरियल जिस लोकेशन पे वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, आपको मिल ही नहीं पा रहा है, तो ये दिक्कत आ जाएगी। दिस फैक्टर बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इफ मटेरियल आर पेरिशेबल एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज वेरी हाई। इसीलिए कि अगर ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप लोकेशन ऐसी जगह पे बनाओगे जहाँ पे आपको लगे कि हाँ, मुझे जो रॉ मटेरियल चाहिए जिससे मुझे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, वो मुझे एक तो पहले तो ज़्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट ना उसके लिए पे करनी पड़े, आराम से मिल जाए, और वो सस्टेन रहे और राइट टाइम पे भी मिल जाए, ताकि हम प्रोडक्शन जो है वो बिना रुकावट के कर पाए। नियरनेस टू रॉ मटेरियल इज इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ इंडस्ट्रीज लाइक शुगर, सीमेंट, जूट और कॉटन टेक्सटाइल। इन इंडस्ट्री के केस में और भी इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी आपकी फैक्ट्री है वो क्या हो, पास हो। तो ये हमने वाला पॉइंट देखा अपना, जो हमने कवर किया यहाँ पे कि सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल क्या है। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज। अब आपका आता है कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज जो हम देखते भी आए हैं कि देखो ऐसी जगह रखना है जहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी एक तो ईजिली अवेलेबल हो, कि अगर कस्टमर आ रहे हैं या आपको ट्रैवल करना है तो आप कर पाओ, या आपके लेबर जो आ रहे हैं उन्हें ट्रैवलिंग में दिक्कत ना आए। और दूसरा इसलिए भी कि आपको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगाने होंगे तो वो राइट टाइम पे अवेलेबल हूँ और लो कॉस्ट पे अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो ये क्लियर है। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस क्या है कि गवर्नमेंट का भी इन्फ्लुएंस आपको लोकेशन पे देखना होगा। कुछ लोकेशन ऐसी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करते हैं, टैक्सेशन से रिलीफ दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि हिली एरियाज वगैरह में अगर आप बिजनेस सेटअप करते हो तो गवर्नमेंट जो है वो बहुत सपोर्ट करती है, आपको टैक्स रिलीफ दे देती है, आपको सब्सिडीज दे देती है। तो अगर ऐसी जगह पे आप इस्टेब्लिश करते हो तो आपको थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है ना। देखो बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंसेंटिव्स टू मोटिवेट एन एंटरप्रेन्योर टू चूज अ पर्टिकुलर लोकेशन आर मेड अवेलेबल। गवर्नमेंट जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव इंसेंटिव देती है ताकि वो मोटिवेट कर पाए एक एंटरप्रेन्योर को कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को वो डिसाइड करे। पॉजिटिव में मतलब कि आपको जैसे मैंने बताया कि वो आपको इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी फ्री में दे सकती है, बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, टैक्स रिलीफ दे सकती है, सब्सिडीज दे सकती है, कुछ आपको लिबराइजेशन दे सकती है, कुछ आपको रूल्स एंड रेगुलेशन से छुट्टी दे दी कि आप ठीक है ना कराओ चलेगा ऐसा। और नेगेटिव इंसेंटिव्स आर इन द फॉर्म ऑफ रिस्ट्रिक्शन फॉर सेटिंग अप इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरियाज। और कुछ जगह गवर्नमेंट ऐसे भी इन्फ्लुएंस करती है कि आप वहाँ पे मत सेटअप कराओ,
कर पाओ, इसलिए वो क्या करती है, कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि यहाँ पे आपको सेटअप नहीं करना है क्योंकि आप पॉल्यूशन नहीं कर सकते हो, है ना, इस तरीके से। तो गवर्नमेंट दो तरीके से करती है, या तो आपको लोकेशन को डिसाइड करने में हेल्प करेगी, मोटिवेट करेगी, या फिर आपको डीमोटिवेट करेगी कि आप वहाँ पे ना सेटअप करो। नेक्स्ट इज लेबर एंड वेजेस। लेबर एंड वेजेस, आप ऐसी जगह ही लोकेशन सेटअप करोगे अपने बिजनेस की जहाँ पे जो लेबर है, जिनकी जरूरत होगी आपको गुड प्रोड्यूस करने के लिए, वो आपके पास इजिली अवेलेबल हो पाए, और वो भी चीप रेट पे अवेलेबल हो पाए। ठीक है। द चैलेंज ऑफ गेटिंग एन एडुकेट नंबर ऑफ लेबरर्स विद स्पेसिफिक एबिलिटीज, और जो भी एबिलिटीज आपको चाहिए वैसी एबिलिटी के साथ, मान लो आपने एक गांव में सेटअप कर दिया, आपको लेबर चाहिए बहुत ही हाई स्केल, तो वहां पे इतनी इजिली आपको अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में देनी होंगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर। प्रोडक्टिविटी भी जरूरी है कि वो जो लेबर है वो ज्यादा अच्छा अपना काम कर भी पाए, जो उनसे बेनिफिट चाहिए वो हमें मिल भी पाए, उनका वेज पैटर्न भी इतना हाई ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे हो, है ना। ये सारी चीज़ें, और बार्गेनिंग पावर भी उनकी यूनियन की, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट इज क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कंडीशन भी देखोगे, ऐसी जगह पे नहीं सेटअप कर देंगे जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, तो वर्कर ऑब्वियसली इरिटेट हो जाएंगे और आप खुद भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। या ऐसी जगह पे नहीं कर सकते आप, कहीं बारिश ही होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको देखनी होंगी कि क्लाइमेट आपके जो भी आप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो उसके नीड के अकॉर्डिंग हो। ठीक है। द जियोलॉजी ऑफ एरिया नीड्स टू बी कंसिडर टुगेदर विद क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेट ग्रेटली इन्फ्लुएंस ह्यूमन एफिशिएंसी एंड बिहेवियर। हमें पता है क्लाइमेट जो है वो जो भी ह्यूमन है उनकी एफिशिएंसी और उनके बिहेवियर को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। अब आप खुद सोचो, आपको कोई कह दे काम करो, और एक ऐसे कमरे में जहाँ पे बहुत धूप आ रही है और पंखा नहीं चल रहा है, गर्मी है, और आप काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, आप भाग जाओगे वहां से कि मैं कम कमा लूंगा लेकिन मैं कहीं अच्छी जगह काम करूंगा जहाँ पे मुझे ये सारी दिक्कत ना आए। तो ये सारे फैक्टर क्या होते हैं, एक प्लांट लोकेशन को बताते हैं कि आपको कैसे लोकेशन डिसाइड करनी चाहिए। तो जब पेपर में आए ये क्वेश्चन और आपको कुछ ना आए, क्या आप ब्लैंक हो गए, क्या पढ़ा था, सबसे पहले तो समझना कि प्लांट लोकेशन क्या होता है। लोकेशन ऑफ प्लांट, और प्लांट में हमने बताया था कि फैक्ट्री या बिजनेस कहाँ पे सेटअप करना है, ये डिसाइड करना। आप सोचना बैठ के कि अगर मुझे खुद डिसाइड करना है कि कहाँ पे करूँ, तो अब मेरे दिमाग में ये आएगा कि मुझे तो बहुत सोच समझ के लेना होगा, क्योंकि मेरा पैसा फंस जाएगा अगर मैंने सही डिसाइड नहीं किया, और मैंने अगर सेटअप कर दिया इतना बड़ा सा, तो उसको हटाना इतना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे ये सारी चीज़ें सोच समझ के करनी है। फिर अपने दिमाग में लाना कि मैं बिजनेस सेट कर रहा हूँ, तो मैं क्या क्या चीज़ें ध्यान दूंगा कि क्या क्या चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हो। पहली बात तो मैं देखूँगा कस्टमर मेरे पास इजीली आ पाए, मार्केट के पास हो, जो भी मुझे काम के लिए वर्कर चाहिए वो इजीली और कम वेजेस में अवेलेबल हो जाए, अच्छी कंडीशन होनी चाहिए क्लाइमेट की। ठीक है। और जो भी है आपका कि रॉ मटेरियल मुझे आसानी से मिल पाए, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी वानी इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था अच्छी हो। तो इस तरीके से अपना आप में खुद से लिख के आना है आपको। ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक था, जो आपको पता है, ये कंक्लूजन आप ले लो, एक स्क्रीनशॉट ले लो अगर आप भूल जाओ, ठीक है, कि क्या पढ़ा था, तो ये याद रहेगा। नेक्स्ट हम आएंगे कि हमारा प्लांट लेआउट क्या होता है, इसकी मीनिंग और इसको इंट्रोडक्शन को समझेंगे, और इजी वे में समझेंगे, बिकॉज मेरा मोटिव ये है कि आपका पेपर पास है, तो आप बस समझ जाओ कि क्या होता है क्या है, और अपनी लैंग्वेज में आप लिख के आओ। हमने समझा कि प्लांट लोकेशन क्या होती है, हमने बिजनेस सेटअप कर दिया। अब बिजनेस सेटअप कर दिया तो अब अंदर उसकी कैसे चीज़ों को अरेंज करोगे, मशीन कैसे रखोगे, वर्क एरियाज क्या होंगी, सर्विस एरियाज क्या होंगी आपकी फैक्ट्री के अंदर, वो होता है प्लांट लेआउट। मतलब कि सबसे पहले मैंने एक लोकेशन डिसाइड कर ली, मैं बिजनेस यहाँ सेटअप करूंगा। अब बिजनेस के अंदर का अरेंजमेंट क्या होगा, कहाँ पे वॉशरूम होगा, कहाँ पे लाइटनिंग की अरेंजमेंट होगी, कहाँ पे हम मतलब जैसे आप घर बनाते हो, तो आप घर की लोकेशन डिसाइड करने के बाद सोचते हो ना कमरे कैसे कटेंगे, फिर किचन किस जगह पे होगा, लाइट किधर से अच्छी आएगी। और इस तरीके से एक कंपनी भी सोचती है या एक बिजनेस भी सोचता है कि मैं मशीन का अरेंजमेंट कैसे करूंगा, वर्क एरिया क्या होगी, सर्विस एरिया क्या होगी, कस्टमर से डीलिंग किस जगह से अच्छी हो जाएगी। तो ये होता है आपका प्लांट लेआउट। ठीक है। इट मे बी डिफाइन एज द टेक्निक ऑफ लोकेटिंग मशीन, की कैसे आप मशीन को लोकेट कर रहे हो, प्रोसेस एंड प्लांट सर्विसेज विद इन द फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर। तो बाहर वाली लोकेशन डिसाइड करना प्लांट लोकेशन, और अंदर की चीजें को डिटरमाइन करना कि कैसे कैसे मैं सेटअप करूंगा, दैट इज योर प्लांट ले आउट। टू अचीव द राइट क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ आउटपुट एट द लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो मशीन को आप ऐसे ही अरेंज करोगे या चीजों को ऐसे ही अरेंज करोगी कि वो चीज जो है ना वो कम से कम कॉस्ट में बने और अच्छे से अच्छा आउटपुट मुझे मिल जाए।
अब आप अपना घर है, ऐसी जगह अपने कमरे बनाओगे, वॉशरूम बनाओगे कि यार इजीली मैं उस जगह पहुंच पाऊँ। अगर मुझे वॉशरूम मैंने अलग अलग जगह पे बना दिया, ऊपर छत के तीसरे मंजिल पे बना दिया, तो आप खुद सोचोगे यार अब जाने वाला 3-4 मंजिल तक जाएगा, है ना, वो सारी चीज़ें नहीं होगी। इसी तरीके से कंपनी भी या बिजनेस भी सोचता है कि मैं मशीन का सेटअप ऐसे करूँ कि यार एकदम स्मूथ फ्लो में चीज़ें हों, प्रोडक्ट बना, ट्रांसफ़र हुआ, सर्विस में गया, कस्टमर को पहुंचा, आराम से अच्छी सी तरीके से चीज़ें जो हैं वो हो। तो ये आपको क्लियर हो गया है। तो इसको एक बार वाइंड अप करते हैं कि प्लान लेआउट रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, फर्नीचर, इन सब चीज़ों का अरेंजमेंट विद इन द फैक्ट्री बिल्डिंग इन सच अ मैनर टू अचीव हैव अ क्विकेस्ट फ्लो ऑफ क्विकेस्ट आई डोंट नो क्या हो रहा है। सो टू हैव अ क्विकेस्ट फ्लो ऑफ मटेरियल एट द लोअर कॉस्ट, जो मैंने बताया कि आप चाहते हो कि क्विक फ्लो हो मटेरियल का एक लो कॉस्ट में, और कम मटेरियल आपको हैंडल करना पड़े, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना दिया ना, तो हो सकता है कि मतलब प्रोडक्ट बना, उसको उठाने ले जाने में ही वो टूट गया। तो ये सारी चीज़ें डिसाइड करके ही हम उसका लेआउट डिसाइड करते हैं कि देखो पहली बात तो चीज़ों का अरेंजमेंट करना है, मशीन कहाँ रखेंगे, इक्विपमेंट क्या रखेंगे, फर्नीचर कहाँ रखेंगे, इस तरीके से रखेंगे कि जो भी मटेरियल है वो आसानी से ट्रांसफ़र भी हो पाए और वो टूटे फूटे भी ना। ठीक है, ये हो गया हमारा ये टॉपिक कि प्लांट लेआउट क्या होता है। आई होप कि समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हमें जो समझना है वो हमें समझना है प्रिंसिपल, कि हम कि लेआउट हम कैसे बनाएंगे, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें हेल्प करेंगी कि अपना लेआउट डिसाइड करने में। तो पहला प्रिंसिपल है इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन मतलब समझो गुड लेआउट, अगर आपको ये आ जाए ना फीचर ऑफ गुड लेआउट, तो ये सारी चीज़ें आप लिख के आ सकते हो। तो प्रिंसिपल बोलो या फीचर्स बोलो एक अच्छी लेआउट का क्या हो सकता है, वो यही सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, principle of integration. A good layout is one that integrate man, material, machine, supporting services and others in order to get a optimum utilization of resource and maximum effectiveness. एक अच्छा लेआउट वो होता है जो मैन को, मटेरियल को, मशीन्स को और जो भी सर्विसेज इन सबको क्या करे, आपस में जोड़ के रखे। कि जो आदमी है वो के पास मशीन पास में है, मशीन के साथ साथ जो मटेरियल चाहिए उसको ऑपरेट करने का, प्रोडक्ट बनाए वो भी आराम से अवेलेबल, जो सर्विसेज चाहिए वो भी आपको आराम से एक जगह मिल रही हैं। इससे क्या होगा, आप रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाओगे और अच्छा आउटपुट दे पाओगे। अगर चीज़ें इधर उधर है, फैली हुई हैं, नहीं है, मटेरियल इधर पड़ा है, मशीन उधर पड़ी है, लोग उधर घूम फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, तो फिर तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। अब देखो लेआउट ऐसी बनानी है कि ज़्यादा देखो ट्रैवलिंग का केस ना रहे, क्योंकि लोग क्या करते हैं, जब आपने भी देखा होगा कि अगर ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पे 7वीं मंजिल से सामान कांच का आना है सबसे नीचे वाले फ्लोर में, तो यार टूट जाएगा या क्रैक आ जाएगा। तो ऐसा रखो कि मिनिमम डिस्टेंस वाला सीन हो और समय भी ना बर्बाद हो, कि भैया लोगों को ट्रैवलिंग करने में ही इतना समय लग रहा है कि प्रोडक्ट बनने में ही बहुत दिन लग जा रहे हैं, तो ये भी नहीं करना है। तो इस तरीके से भी आप लेआउट डिसाइड करोगे। ठीक है, द प्रिंसिपल इज कंसर्न विद मिनिमम ट्रैवल और मूवमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, मैन और मटेरियल का मिनिमम मूवमेंट हो। द फैसिलिटी शुड बी अरेंज सच दैट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय मैन एंड मटेरियल शुड बी मिनिमम एज फार एज पॉसिबल। स्ट्रेट लाइन मूवमेंट शुड बी प्रेफर्ड, कि एक ही लाइन पर गए और मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन। अब इसको समझो, द गुड लेआउट के ही फीचर्स हैं, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, is one that utilize both horizontal and vertical space. It is not only enough if only the floor space is utilized optimally, but the third dimension height is also to be utilized effectively. देखो क्यूबिक स्पेस यूटिलाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि ऐसा नहीं है सिर्फ आप हॉरिजेंटल ही स्पेस को यूटिलाइज कर रहे हो, इसी तरीके से चीज़ें ट्रैवल हो रही है, वर्टिकल भी आपको स्पेस को प्रॉपर यूटिलाइज करना है। मतलब कि स्पेस जितनी भी आपके पास है उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, जितना ज़्यादा उससे बेनिफिट ले पाते हो उतना ज़्यादा आप उस पूरे स्पेस का यूटिलाइजेशन करके बेनिफिट लो। क्योंकि कम जगह होने के साथ साथ बहुत लोग आपने देखा होगा कैसे बहुत सारी चीज़ें आती है जो रील्स में आप देखते होगे कि एक बेड है, बेड कोई सोफ़ा बना दिया, सोफे से ही अलमारी बना दी। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, स्पेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, वर्टिकल कर रहे हैं। ठीक है, वर्टिकल कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपको भी अपनी फैक्ट्री में अच्छे से चीज़ें हैं, जो भी अवेलेबल चीज़ें हैं उनको अच्छे से और प्रॉपर यूटिलाइज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। अ गुड लेआउट इज वन दैट मेक द मटेरियल टू मूव इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन टू द कंप्लीशन स्टेज। देयर शुड बी नॉट एनी बैक ट्रैकिंग। मतलब कि प्रिंसिपल ऑफ फ्लो स्मूथली गुड, इधर से बना, रॉ मटेरियल आया, फिर इधर से थोड़ा प्रोसेसिंग हुई, फिर इधर प्रोसेसिंग हुई है, देन फाइनल प्रोडक्ट बना, फिर पैकेजिंग हुई और फिर वो कस्टमर को मिल गया।
तो एक पूरा सीधा वाली स्टेज पे हो, ऐसा ना हो कि बीच में चीज़ें उल्टी फुल्टी हो रही हैं, आराम से चीज़ें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, ताकि टाइम भी कम हो और जल्दी से चीज़ें बन जाए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी, द गुड लेआउट इज वन दैट कैन बी अल्टर्ड विदाउट मच कॉस्ट एंड टाइम। फ्यूचर रिक्वायरमेंट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट बाय डिजाइनिंग द प्रेजेंट लेआउट। ऐसा लेआउट आपको बनाना है कि अगर मुझे कोई समय पे लगता है कि आप मुझे चेंजेस करने हैं, तो मैं इजीली उसको कर पाऊँ, अब ज़्यादा कॉस्ट और टाइम मेरा ना लगे, आराम से वो फ्लेक्सिबली मैं उसको चेंज कर पाऊँ। मुझे लग रहा है कि ये जो भी मशीन है इसको इस यहाँ पे ना होके इसको अलग सिस्टम में हम यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि मशीन उठाने में, ले जाने में, उसको चेंज करने में मुझे बहुत वक्त लगे या मुझे बहुत पैसे देने पड़े। आराम से मुझे ऐसे ही चीज़ों का अरेंजमेंट करना है कि अगर मूव करना पड़ जाए तो मैं कर पाऊँ। ठीक है, नेक्स्ट इज सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सेटिस्फेक्शन। अ गुड लेआउट इज वन दैट गिव्स ड्यू कंसिडरेशन टू वर्कर सेफ्टी। एक देखो ऐसा लेआउट बनाना है जहाँ पे वर्कर की सेफ्टी को आप ध्यान दो और उनके सेटिस्फेक्शन को ध्यान दो, लाइटनिंग प्रॉपर हो, वेंटिलेशन प्रॉपर हो, मशीनरी ये सारी चीज़ें भी अच्छे से रखी हूँ, ऐसा ना हो कि फायर हो गई या चोरी हो जा रही है चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों को भी ध्यान रख के लेआउट बनाना है। मिनिमम हैंडलिंग मैंने बताया था कि आपको मटेरियल की हैंडलिंग रिड्यूस करनी है। अगर दूर दूर डिस्टेंस भी रखोगे तो मटेरियल को लाने ले जाने में चीज़ें क्या होती है, टूट जाती हैं। और ऐसा लेआउट ना बनाओ कि दूर हो, लोगों को हैंडल करने में ही टाइम लग रहा है या एफर्ट्स लग रहे हैं, उनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, तो मिनिमम हैंडलिंग हो, राइट। ये हमने कुछ प्रिंसिपल पढ़े। अब हम पढ़ेंगे शॉर्ट में टाइप्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन जरूर आया है आपके पेपर में। दैट इज टाइप ऑफ लेआउट। हमने समझा कि प्लांट लेआउट क्या होता है, अब हम समझेंगे कि लेआउट के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, सो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले आता है आपके प्लांट लेआउट को 4 कैटेगरीज में हम यहाँ पे क्लासिफाई करेंगे। पहला है प्रोडक्ट और लाइन लेआउट। देखो लाइन लेआउट मतलब कि चीजें जो हो रही है वो क्या हो रही है, लाइन में हो रही है। अभी एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि फ्लो होना चाहिए, फॉरवर्ड मूविंग होनी चाहिए, जो चीजें आपकी, जो वर्क है आपका हो रहा है। देखो इसमें क्या होता है, अंडर दिस मशीन्स एंड इक्विपमेंट आर अरेंज इन वन लाइन। एक ही लाइन में या सीधी लाइन में हम कहेंगे मशीन और इक्विपमेंट क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, ऑपरेशन के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। आपने अगर कोई वीडियो देखी हो तो आपने देखा होगा जब चिप्स बन रहे होते हैं तो क्या होता है, चीजें एक ही लाइन में अरेंज होती है कि एक जगह आलू कट रहा है, फिर वो जा रहा है, फिर एक जगह धुल रहा है, फिर वो आगे आया सूख रहा है, फिर वो आगे उसमें बेक हुआ, मसाला लगा, फिर आगे गया पैकिंग में हुआ और वो ट्रांसफर हो गया। अगर आपने ऐसी वीडियो देखी है तो आपको याद होगा। तो ये क्या हो रहा है, चीजें एक सीक्वेंस में जो है वो हो रही है। तो ये होता है आपका प्रोडक्ट या लाइन लेआउट, मतलब मशीन और इक्विपमेंट जो भी प्रोसेसिंग का ऑर्डर उसके अकॉर्डिंग अरेंज है और एक लाइन में, एक क्रम में अरेंज है। ठीक है, द मटेरियल मूव फ्रॉम वन वर्क स्टेशन टू अनदर सब्सिक्वेंटली विदाउट एनी बैक ट्रैकिंग और डेविएशन। मतलब जो मटेरियल है वो एक वर्क स्टेशन से दूसरे वर्क स्टेशन में मूव करता जाता है बिना किसी की, ऐसा नहीं है कि जो ट्रैक है वो वापस आ रहा है या पीछे जा रहा है, ऐसा नहीं है। एक सीक्वेंस में जो आपका काम है वो हो रहा है। जैसे ये वाला डायग्राम देखो, अब जैसे टेडी बियर वाली फैक्ट्री है, तो जैसे एक जगह है स्टेशन, वहां पे कटिंग हो रही है, दूसरे स्टेशन में उस पर स्टफिंग हो रही है, उसको भरा जा रहा है, तीसरे में उसकी ड्रेसिंग हो रही है, और देन आपकी शिपिंग हो रही है। तो ये एक क्रम में या एक फ्लो में जो काम है वो एक एक स्टेप्स में हो रहा है। तो ये कौन सा लेआउट है आपका, प्रोडक्ट या लाइन लेआउट। ठीक है, therefore material are fed into first machine and finished good travel automatically from machine to machine। मटेरियल एक मशीन पे, पहली मशीन पे मटेरियल डाला, फिर फिनिश गुड जो है वो एक ऑटोमेटिकली एक मशीन से दूसरी मशीन पे चला गया। जैसे कि एग्जांपल देखो, पेपर मिल जो होती है वहां पे जो बैम्बूज होते हैं उनको हम एक मशीन में डालते हैं एक एंड में, और दूसरे एंड में हम देखते हैं जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तो फाइनल हमें पेपर बाहर मिलता है। तो ये आपको याद रखना है कि ये क्या होता है। और इस टाइप ऑफ लेआउट में जो चीजें याद रखनी, ओनली वन प्रोडक्ट और वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस, मतलब सिर्फ एक तरीके के प्रोडक्ट बनते हैं। अब जैसे चिप्स वाली चीजें हैं, जो मशीन एक अरेंज में अरेंज है, तो ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें बनी, चिप्स चॉकलेट सब निकल आ रहा उसी स्टेशन से, उसी मूवमेंट से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक ही तरह का प्रोडक्ट जो है वो बार बार बनते हुए निकलते हुए आएगा। ठीक है, क्योंकि मशीन उसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करी है। द प्रोडक्ट मस्ट बी स्टैंडर्डाइज, प्रोडक्ट स्टैंडर्ड होगा, है ना। ऐसा नहीं कि वैरायटी है प्रोडक्ट की, एक ही तरह का प्रोडक्ट होगा, एक ही लेबलिंग होगी, एक ही तरीके का पैकेट होगा, सब कुछ। और ये लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं, मतलब कि जब आपको बल्क में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना होता है तब हम प्रोडक्ट लेआउट का यूज करते हैं, क्योंकि हमने मशीन जो है वो एकदम सेटअप कर दी है। अब धड़ाधड़ हम क्या करते रहेंगे, बनाते रहेंगे बिना टाइम वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि मशीन चेंज वेंज थोड़ी ना करनी है, अब बन गया, सेटअप बन गया, अब बनाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया होगा आपको। अब कुछ एडवांटेज होती है इसकी। अब देखो फायदा क्या है, नुकसान क्या है।
अब आपने समझा, पूरा आपको क्लियर हो गया कि मैंने समझ लिया कि हाँ, इसमें जो चीज़ें हैं वो एक सीक्वेंस में होती हैं, प्रोडक्ट जो है वो एक सीक्वेंस से होते हुए जाता है और फिनिश प्रोडक्ट बन जाता है, और यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट बनना होता है। ठीक है, ये मुझे पूरा समझ में आ गया। अब क्या फायदे हैं इसके? पहला है लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग ड्यू टू स्ट्रेट एंड शॉर्ट रूट एंड एब्सेंस ऑफ बैक ट्रैकिंग। अब लो कॉस्ट ऑफ मटेरियल हैंडलिंग, क्योंकि सामान जो है वो आराम से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मूव करता जा रहा है। आपको ये नहीं कि आप यहाँ से उठाओ फिर दूसरे जगह लेके जाओ पहुंचाओ, एक बड़ा रूट ट्रैवल करो, ऐसा नहीं करना। सामान आराम से एक लाइन्स में सीक्वेंस में जा रहा है, तो मटेरियल हैंडलिंग आपकी कॉस्ट नहीं लगेगी। अनस्किल्ड वर्कर कैन लर्न एंड मैनेज द प्रोडक्शन। मशीन से चीजें बन रही हैं, निकल रही हैं, इसलिए जो अनस्किल्ड वर्कर है वो भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, लेस फ्लोर एरिया इज ऑक्युपाइड बाय मटेरियल ट्रांजिट एंड टेम्परेरी स्टोरेज। अब लेस फ्लोर एरिया भी लगता है क्योंकि एक सीक्वेंस में चीजें हो रही हैं, मशीन का सेटअप आपने कर दिया, ज्यादा आपको एरिया की जरूरत नहीं होगी इसमें। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड ऑपरेशन। अब स्मूथ ऑपरेशन है क्योंकि कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ वर्क है, कोई रुकावट नहीं आएगी। शॉर्टर प्रोसेसिंग टाइम एंड क्विकर आउटपुट। प्रोसेसिंग टाइम भी कम लगेगा, जल्दी से चीजें बन जाएंगी और जल्दी से आउटपुट आपको मिल जाएगा। डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी? ब्रेक डाउन ऑफ वन मशीन इन अ प्रोडक्ट लाइन में कॉज स्टॉपेज ऑफ मशीन इन द डाउनस्ट्रीम ऑफ लाइन। अब देखो, एक सीक्वेंस में चीजें हो रही थी, अगर एक भी मशीन टूट गई ना, मान लो मैंने जो टेडी की स्टफिंग करनी थी वाली मशीन टूट गई और वो स्टफ नहीं कर पा रही है, तो आगे वाले जो स्टेप है ना वो भी नहीं हो पाएंगे। तो एक मशीन के नुकसान से पूरा आगे का प्रोसेस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये वाली चीज आपको याद रखनी है। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि चेंज इन प्रोडक्ट में रिक्वायर द फैसिलिटी मॉडिफिकेशन। अब अगर प्रोडक्ट अब दूसरा बना, अभी पहले आप चिप्स बना रहे थे तो आपने मशीन चिप्स के अकॉर्डिंग करी थी कि ये काटने वाली मशीन है, एक सुखाने वाली मशीन है, ये वो। तो अब आपको अगर चेंज करना होगा तो आपको पूरा मॉडिफिकेशन करना होगा, तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन स्पेशल पर्पस मशीन। अब एक स्पेशल पर्पस मशीन ही तो है, एक कटिंग की मशीन, एक सुखाने की मशीन, एक मसाले डालने की मशीन है, मिक्स करने की मशीन है, फिर एक पैकेटिंग करने वाली मशीन है। तो अब हर एक पर्पस के लिए एक स्पेशल मशीन आप लगा रहे हो पूरे सेटअप में, तो आपको अलग अलग मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इनिशियल में क्या होगा, आपका हाई होगा। द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज विद द फॉल इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, हमने कहा था ना कि ये उस केस में अच्छा होगा जहां पे आपको बल्क में एक ही जैसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने हैं। लेकिन अगर आपको लगता है प्रोडक्शन फॉल हो गया, अब आपको ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस नहीं करने हैं, तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। उसको मैन्युफैक्चर करने का कॉस्ट, मतलब उसको प्रोड्यूस करने की कॉस्ट आपको लगेगी ज्यादा, क्योंकि आपकी मशीन जा रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, पूरा सीक्वेंस मैथड प्रॉपर आपका वही चल रहा है, लेकिन इतना ज्यादा आप नहीं बना रहे हो, लेकिन कॉस्ट आपकी उतनी लग रही है। ठीक है, स्पेशलाइज एंड स्ट्रिक्ट सुपरविजन इज एसेंशियल। अब इसमें हम कह सकते हैं सुपरविजन आपको ज्यादा चाहिए होगा, क्योंकि अब वर्कर जो होंगे उसको देखना होगा टाइम टू टाइम कि मशीन जो है सही से काम कर रही है, प्रोडक्ट सही से बन रहा है नहीं बन रहा है, दूसरी लेन में सही से आया है या नहीं आया है। तो एक सुपरविजन की अच्छी खासी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो ये हमने समझा आपका प्रोडक्ट लेआउट, उसकी क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट हम आएंगे आपके प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट पे। ठीक है, प्रोडक्ट और प्रोसेस और फंक्शनल लेआउट, एक होता है प्रोडक्ट लेआउट, एक होता है आपका प्रोसेस लेआउट। इसको हम लोग फंक्शनल लेआउट भी कहते हैं क्योंकि इसमें चीजें जो है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट मशीन्स आर नॉट अरेंज अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन के सीक्वेंस अकॉर्डिंग ये मशीन नहीं अरेंज होती है जैसे कि आपकी प्रोडक्ट लेआउट में अरेंज होती थी, बट आर अरेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर और टाइप ऑफ ऑपरेशन। बल्कि किस तरीके का आपको वर्क चाहिए, ऑपरेशन चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम मशीन को अरेंज करते हैं। ये उनके लिए अच्छी होती है जहां पे जॉब नॉन रिपीटेटिव होती है, मतलब एक जैसा प्रोडक्ट आपको प्रोड्यूस नहीं करना है, अलग अलग तरीके का। तो अलग अलग मशीन्स आपने अलग अलग डिपार्टमेंट में रखी है, उस मशीन से आप कुछ किसी गुड के लिए कुछ और बना रहे हो, उससे कुछ और बना रहे हो, और फिर आप एक जगह जाके उसको अरेंज कर रहे हो। ठीक है, ऑल मशीन परफॉर्म सिमिलर टाइप ऑफ ऑपरेशन ग्रुप एट वन लोकेशन इन द प्रोसेस लेआउट। इसमें वो सारी मशीन जो एक ही तरीके का ऑपरेशन करती है उनको हमें एक जगह लग दिया, मतलब हमने क्या किया, इसमें एक एक डिपार्टमेंट बना दिए, एक डिपार्टमेंट ए बी सी डी। अब एक तरीके का काम करने वाली मशीन को ए में रखा, एक तरीके जैसी मशीन जो काम करती है उन्हें बी में रखा, एक जैसी मशीन को सी में रखा। तो इस तरीके से हम चीजों को क्या करते हैं, ग्रुप आउट करते हैं इसमें। तो हमने एक सीक्वेंस में अलग अलग तरीके की मशीन को नहीं लगाते, बल्कि एक जैसी मशीन को एक डिपार्टमेंट में और एक जैसी मशीन को एक डिपार्टमेंट में, इस तरीके से हम चीजों को रखते हैं। ठीक है, ऑल लेथर्स एंड मिलिंग मशीन एक्सेट्रा ग्रुप्ड इन द शॉप लाइक विल बी क्लस्टर्ड इन लाइक ग्रुप। जैसे कि आप इसमें डायग्राम में देखो, मशीन ए जो है वो एक डिपार्टमेंट में हमने रखी है,
जो एक जैसा काम करती है, जो कि करती है इसको काटने का काम करती है। मशीन बी को हमने एक जैसे डिपार्टमेंट में रखा, जो ये क्या काम करती है, टेडी में स्टफिंग की काम करती है। मशीन सी को, जो एक जैसी मशीन है जो कि टेडी को ड्रेसिंग का काम करती है, उसे हमने एक डिपार्टमेंट में रखा, और मशीन डी में हमने अलग रखा। तो यहाँ पे एक लाइन में आप अरेंज नहीं करते हो, बल्कि अलग अलग मशीनों को अलग अलग डिपार्टमेंट में रखते हो और उनसे काम लेते हो, फिर एक जगह उनको जाके अरेंज या सीक्वेंस कर देते हो। ठीक है, दिस प्रोसेस लेआउट इज particularly यूजफुल where लो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नीडेड if प्रोडक्ट आर नॉट standardized. The process layout is more low desirable because it has greater process facility than other. देखो, प्रोसेस लेआउट वहां पे यूजफुल होगा जहां पे वॉल्यूम प्रोडक्शन कम होगा, क्योंकि हमने देखा था प्रोडक्ट लेआउट वहां होता है जहां वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होता है, तो ये वहां होगा जहां कम होगा। इफ प्रोडक्ट आर नॉट स्टैंडर्ड, और प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज नहीं, मतलब आपको अलग अलग तरीके से बनाना है। लाइक आप मान लो टेडी जो है वो आप अलग अलग तरीके के बना रहे हो, एक जैसे नहीं बना रहे हो। अब कहीं लड़की वाले टेडी भी बना रहे हो, तो हो सकता है आपने अलग अलग मशीन रखा, तो जिस मशीन से कटआउट हो गया, दूसरे में स्टफिंग हो गया। अब मैंने ड्रेसिंग के लिए जो मशीन है, जो डिपार्टमेंट है, वहां पे मैंने ड्रेसिंग को थोड़ा सा चेंज करवा दिया। मैंने कहा इसमें जो है वो फ्रॉके डालो, इसमें जो है वो थोड़ा जीन्स वीन्स डालो, तो इसको इस तरीके से थोड़ा मैंने कस्टमाइज या फ्लेक्सिबिलिटी डाल दी, तो मैं वो प्रोसेस लेआउट में कर पाऊंगी। लेकिन प्रोडक्ट लेआउट में तो वो सीक्वेंस में अरेंज है ना, तो वो एक ही जैसी चीजें प्रोड्यूस कर पाएगा, वहां पे मैं चेंजेस नहीं ला पाऊंगी। लेकिन अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीन है, तो मैं अलग अलग अपने कस्टमाइजेशन भी ला पाऊंगी वहां पे। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम है, तो हो सकता है मैं उस मशीन को किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ करूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रोसेस लेआउट देता है। ठीक है, अब इसमें कुछ एडवांटेज हैं। इन प्रोसेस लेआउट मशीन अ बेटर यूटिलाइज एंड फ्यूअर मशीन आर रिक्वायर्ड। मशीन का बेटर यूटिलाइजेशन होता है, क्योंकि मशीन आपको लग रहा है कि कटिंग के लिए मशीन है, तो आपने टेडी वाली मशीन मतलब बना रहे हो टेडी, तो आप कटिंग वाली मशीन को टेडी वाले में भी यूज़ कर सकते हो। फिर लग रहा है आपको कटिंग आपको किसी और चीज़ की करनी है, किसी और प्रोडक्ट की करनी है, तो उसी मशीन को उस पर लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि मशीन एक बार लग गई तो वही काम हो रहा है, क्योंकि वो सीक्वेंस पे चल रही है। वो प्रोडक्ट में होता था, क्योंकि फिर सीक्वेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, मशीन को आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या करोगे, यूज़ करते रहोगे। सुपरवाइजर विल बिकम हाईली नॉलेजेबल अबाउट द फंक्शन अंडर द देयर डिपार्टमेंट। अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीन्स हैं, तो जिस डिपार्टमेंट में जिस तरह की मशीन होगी, उसके सुपरवाइजर को उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी हो जाएगी, क्योंकि वो उसी को हर बार हैंडल कर रहा है। लो इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन मशीन एंड इक्विपमेंट, देयर इज हाई डिग्री ऑफ मशीन यूटिलाइजेशन एज मशीन इज नॉट ब्लॉक फॉर सिंगल प्रोडक्ट। देखो यहाँ पे मशीन जो है वो सिंगल प्रोडक्ट के लिए ब्लॉक नहीं है, आप उस मशीन का अलग अलग चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए आप कहेंगे जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पे कंपेरेटिवली लोअर होता है। ब्रेक डाउन ऑफ वन मशीन डज नॉट रिजल्ट इन कंप्लीट वर्क स्टॉपेज। अब जैसे मान लो कटिंग वाली मशीन टूट गई है, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, जो बाकी मशीन है उसका तो मैं अलग अलग प्रोडक्ट में यूज़ कर सकती हूँ ना, तो वो मैं करूँगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ब्रेक डाउन ऑफ इक्विपमेंट कैन बी इजिली हैंडल बाय ट्रांसफरिंग वर्क टू अनदर वर्क स्टेशन। और अगर इक्विपमेंट टूट गया तो आप उसको दूसरे वर्क स्टेशन या मशीन में सामान भिजवा दो, वहाँ पे बनवा लो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, जनरली मोर फ्लोर एरिया रिक्वायर्ड, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में आप अलग अलग मशीन रख रहे हो, तो फ्लोर एरिया आपको ज़्यादा लगेगा। स्पेशलाइजेशन क्रिएट मोनोटोनी। अब देखो ये हर वर्कर को पता है कि उसको डिपार्टमेंट में इसी तरह की मशीन हैंडल करनी है, बार बार वही चीज़ें करेगा, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो मतलब बोर हो जाएगा। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मशीन जो सामान है वो लेके जाना पड़ेगा, आपको हैंडलिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्किल लेबर चाहिए आपको यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीन उसको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग स्किल चाहिए होगी, तो वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, मोर फ्रीक्वेंट इंस्पेक्शन, आपको जल्दी जल्दी सुपरविजन भी करना होगा, देखना होगा कि चीज़ें सही से चल रही हैं नहीं चल रही हैं, तो ठीक मतलब इंस्पेक्शन जो है वो फ्रीक्वेंट चाहिए होगा। अब प्रोडक्ट में सामान सीधे सीधे चल रही है तो उसमें ठीक है, देखते रहे बीच बीच में, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में चीज़ें हो रही हैं, आपको देखना होगा मशीन जो भी वर्क है वो किस डिपार्टमेंट में कैसे हो रहा है, तो ये आपको देखना है। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। थ्रो पुट द टाइम गैप बिटवीन इन एंड आउट द प्रोसेस टाइम इज लॉन्गर। अब टाइम गैप भी देखो ज़्यादा होता है, क्योंकि अब अलग अलग डिपार्टमेंट में चीज़ें हो रही हैं, अब सीक्वेंस में तो हो नहीं रहा है कि तुरंत पहुंच गया, जाएगा, समय लगेगा, तो उसमें भी टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये डिसएडवांटेज थी कुछ। नेक्स्ट आता है आपका फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, जो हम समझेंगे कि फिक्स्ड पोजीशन लेआउट क्या होता है। आई होप कि आपको प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट क्लियर है गाइस। अब हम फिक्स्ड पोजीशन लेआउट पे आएंगे। फिक्स्ड पोजीशन आपको बता रहा है कि ऐसा लेआउट जहां पे पोजीशन जो है चीजों की वो क्या है, फिक्स्ड है। इन दिस टाइप ऑफ लेआउट द मेजर कंपोनेंट रिमेन इन फिक्स्ड पोजीशन। जो मेजर कंपोनेंट है उसको हम फिक्स्ड पोजीशन में रखते हैं, और बाकी जो भी टूल्स, मटेरियल, मशीनरी, मैन पावर, ये सारी चीजें हैं उसको हम उस लोकेशन पे लाते हैं।
जैसे कि आपने देखा होगा कार जहाँ बनती है, तो कार का जो मेजर पोर्शन है ना, कि कार का जो पूरा ढांचा है उसको हमने एक जगह फिक्स कर दिया, बाकी टायर लगने हैं, उसमें शीशे लगने हैं, ठीक है, मशीनरी, तो जो भी चीजें हैं, टूल्स वूल से एडजस्ट करना है, तो वो आप सामान लाओ और उस जगह चीजें वो करो। तो एक जगह जो मेजर चीज है उसकी लोकेशन फिक्स्ड है, बाकी सारी चीजें जो है वो मूव कर सकती हैं। द मेजर कंपोनेंट और बॉडी ऑफ प्रोडक्ट रिमेन फिक्स्ड। क्यों फिक्स्ड रहती है? क्योंकि वो टू हैवी एंड टू बिग होता है, और हो सकता है कि इतना कन्वीनियंट ना हो कि आप उन सारी चीज़ों को उठाओ, तो आप जो चीज़ें आपके लिए कन्वीनियंट है लाना, इकोनॉमिकल है, उनको आप लाते हो, ठीक है। दिस टाइप ऑफ लेआउट इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ बॉयलर, हाइड्रोलिक एंड स्टीम टर्बाइंस एंड शिप्स। अब जैसे शिप्स हैं, एरोप्लेन हैं, ये सब बनते हैं, तो जो एरोप्लेन का पूरा एक स्ट्रक्चर है वो एक जगह फिक्स्ड है, फिर जो भी चीज़ें आपको लानी है, जो भी आपको उसमें लगाना है, उसको आप ला सकते हो, लेबल ला सकते हो, वो सारी चीज़ें आप लाओगे, क्योंकि वो इतनी हैवी नहीं है, वो कन्वीनियंट है लाना। और बाकी जो चीज़ है जिसको आप मूव नहीं कर सकते वो इसीलिए क्योंकि वो बहुत हैवी है, और बहुत पैसा लग जाएगा अगर आप उसे मूव करते रहोगे एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। क्या एडवांटेज होती है ऐसे टाइप ऑफ लेआउट की, वो हम समझेंगे। देखो बहुत ही अब कम बचा हुआ है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, और समझेंगे तभी आप पेपर में लिख पाएंगे। एक ओवरव्यू लेके जाइए, डिस्टर्ब मत होइए, बोर मत होइए, बट एक ओवरव्यू लेके जाइए, और बहुत ही अब थोड़ा बचा है, तो पेशेंस रखें, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, एडवांटेज की क्या एडवांटेज होती है। अब देखो फिक्स्ड पोजीशन है तो आपको सामान लाना नहीं है, तो मटेरियल मूवमेंट क्या है, रिड्यूस हो गया, सिर्फ सामान छोटी मोटी चीजें लानी, बड़ी बड़ी चीजें जो है वो एक जगह रखी हुई हैं। टाइम सेव करता है, कॉस्ट इन्वॉल्व ऑन द मूवमेंट ऑफ वर्क फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर। अब प्रोडक्ट प्रोसेस में देखो सामान जो एक जगह से लाना उधर से ले जाना, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जो मेजर चीज़ है वो फिक्स है, सामान छोटी मोटी लेके आ जाओ, तो टाइम और कॉस्ट सेव करेगा। द लेआउट इज फ्लेक्सिबल एज चेंज इन जॉब डिजाइन एंड ऑपरेशन सीक्वेंस कैन बी इजिली इनकॉपरेटेड। लेआउट फ्लेक्सिबल होता है क्योंकि जो भी आपकी जॉब डिजाइन है वो आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि आपको पहले पता था कि सीक्वेंस ऑपरेशन, लाइक आपको पता था पहले टायर लग रहे थे, फिर शीशे लग रहे थे, फिर वाइपर्स जो है वो अरेंज हो रहा था, फिर अंदर की गद्दी वद्दी लग रही थी, और आपने फिर क्या क्या चेंज कर दिया ऑपरेशन का सीक्वेंस की, जो पहले अंदर के कवर्स वर्स लगाओ, देखो अंदर का, फिर हम लोग टायर वाला लगाएंगे, तो आप चेंज कर सकते हो, तो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। एडजस्टमेंट कैन बी मेड टू मीट द शॉर्टेज ऑफ मटेरियल और एब्सेंस ऑफ वर्कर बाय चेंजिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। आपको लग रहा है कि यार टायर लगाने वाले वर्कर्स नहीं आए हैं, तो कोई बात नहीं है, ऑपरेशन का सीक्वेंस चेंज कर लो, तो एडजस्टमेंट क्या है, पॉसिबल है। वर्कर आइडेंटिफाई देमसेल्फ विद द प्रोडक्ट इन विच दे टेक इंटरेस्ट एंड प्राइड इन डूइंग द जॉब। अब वर्कर वो काम करते हैं जिनको, जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है, उनको टायर लगाने में मजा आती तो वो कर सकते हैं, उनको इंजन सेटअप करने में मजा आती तो वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये एडवांटेजेस है। नेक्स्ट क्या है, इसके कुछ डिसएडवांटेज है कि वेरी लार्ज स्पेस इज रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज ऑफ मटेरियल इक्विपमेंट नियर द प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट के पास सामान अमान रखने के लिए, मान लो ये जो भी अब मैं बनाऊंगी नहीं, एरोप्लेन नहीं बना पाती हूँ, ठीक है, मान लो ये एरोप्लेन है, जो कि है नहीं लेकिन मान लो, तो ये यहाँ पे सेटअप है। अब जो भी आपको सामान चाहिए, अब उसको भी आपको रखना है, एरोप्लेन के टायर रखने हैं यहाँ पे, ठीक है, तो और बाकी सारी चीज़ें जो भी हैं एरोप्लेन के बड़े बड़े जो भी सामान है ना रखनी है, तो आपको क्या है, आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी कि मैं सारी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज कर पाऊँ। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस जो है वो आपको क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। Next is that several operations are often carried out simultaneously. There is possibility of confusion and conflict among worker. अब इकट्ठा सारे काम हो रहे हैं, एक वर्कर नीचे टायर लगा रहा है, कार का एग्जांपल है, एक वर्कर नीचे टायर लगा रहा है, दूसरा इंजन सेटअप कर रहा है, तीसरा कार के अंदर कवर ववर सेटअप कर रहा है, और पीछे जो भी है वो सब सेटअप कर रहा है। तो फिर हो सकता है लड़ाई होने लगे, अरे तुम यार टायर क्यों लगा रहे हो, हटो यहाँ से, भी मुझे ये करना है, अभी मैं इंजन सेटअप कर रहा हूँ, बाहर निकलो। तो फिर क्या होगा, कंफ्यूजन होगी कि यार तुमने क्या किया, मैंने क्या किया, तो ये सारी चीजें, ठीक है। हाईली स्किल्ड मैन पावर इज रिक्वायर्ड। अब देखो काम तो ऐसा है कि आपको अच्छे खासे वर्कर चाहिए होंगे जिनको स्किल्ड हो, अब पता हो कैसे क्या काम होता है, तभी काम होगा, वरना तो कार का पता नहीं क्या ही बन जाएगा। तो याद रखना है, मूवमेंट ऑफ मशीन इक्विपमेंट टू प्रोडक्शन सेंटर में भी टाइम कंज्यूमिंग। और जो मशीन का मूवमेंट है, प्रोडक्शन सेंटर जहाँ पे चीज़ें बन रही है वहाँ तक जो मशीन लानी पड़ेंगे आपको, टाइम ले सकती है। तो ये कुछ थी आपकी डिसएडवांटेज किसकी, फिक्स पोजीशन लेआउट की, राइट। अब हम पढ़ेंगे लास्ट, जिसमें बस आपको मीनिंग समझनी है क्या होती है बस, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट क्या है, ये ऐसा लेआउट होता है जो कंबाइन करके बन रहा है। देखो सबका नाम से समझ में आ रहा था, तो याद रखना, पेपर में ना याद आए ना तो नाम पे जाना और सोचना कि क्या था। कॉम्बिनेशन टाइप है मतलब कि कुछ चीजें कंबाइन की, क्या कंबाइन करेंगे, दो ले या तीन लेआउट जिसमें अच्छी अच्छी क्वालिटीज उनको एक साथ कंबाइन कर दो, ठीक है। फिक्स्ड पोजीशन है तो मतलब पोजीशन फिक्स्ड है,
लेआउट की कोई एक मेजर चीज़ है, उसकी पोजीशन हमने फिक्स कर दी, बाकी टूल्स जो ला सकते हैं वो ला रहे हैं इसमें। प्रोडक्ट लेआउट है तो प्रोडक्ट बन रहा है तो एक जैसा प्रोडक्ट बनेगा एक सीक्वेंस में बनेगा। प्रोसेस लेआउट है तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग मशीन के अकॉर्डिंग हम चीज़ों को बना रहे हैं। क्लियर है? अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ लेआउट पे। नाउ डेज इन अ प्योर स्टेट एनी फॉर्म ऑफ लेआउट डिस्कस अबव इज रियली फाउंड। अब देखा जाए ना कि जो एक प्योर स्टेट में जो फॉर्म है लेआउट की वो बहुत ही रेयरली है कि आपको मिले, कि मतलब कि प्रोडक्ट लेआउट ही सिर्फ एक जगह काम करे या फिक्स पोजीशन लेआउट एक प्योर फॉर्म में, ऐसा नहीं हो पाता है, ज़्यादा नहीं, रेयरली ही देखने को मिलता है। देयरफॉर जनरली द लेआउट यूज्ड इन इंडस्ट्रीज आर कॉम्प्रोमाइज ऑफ द अबव मेंशन लेआउट। इसका मतलब ये है कि जो भी लेआउट आपको इंडस्ट्रीज में मिलती हैं वो जो भी हमने लेआउट पढ़ी है उन्हीं लेआउट का ही कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है, मतलब उन्हीं लेआउट की जो भी आपको कुछ लग रहा है कि प्रोसेस लेआउट है इसकी कुछ एडवांटेज है और प्रोडक्ट लेआउट के कुछ एडवांटेज, तो इनको कंबाइन करके मैं अपना एक लेआउट तैयार करूंगा, तो वो होता है आपका कॉम्बिनेशन लेआउट। इफ द गुड फीचर ऑफ ऑल द टाइप ऑफ लेआउट आर कनेक्टेड, a compromise solution can be obtained which will be more economical and flexible. Okay, generally a combination of product and process layout or other combination are found। मतलब जनरली हम प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट का जो कॉम्बिनेशन है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इन सोप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट द मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग सोप इज अरेंज ऑन द प्रोडक्ट लाइन प्रिंसिपल बट एसेसरी सर्विसेज सच एज हीटिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्लिसरीन पावर हाउस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल प्रोसेस। अभी देखो एग्जाम्पल समझो कि जैसे सोप बना रहे हैं हम, ठीक है, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है सोप कैसे बन रहा है उसको हमने एक प्रोडक्ट लेआउट के फॉर्म में अरेंज कर दिया कि सोप का सामान आया फिर वो बना, जिस तरीके से भी बना वो बन गया हमारा प्रोडक्ट, वो एक सीक्वेंस में बना हमारा प्रोडक्ट लेआउट के अंदर। लेकिन जो भी सर्विसेज हैं कि हमको उसको हीटिंग देनी है, ग्लीसरीन बनाना है, पावर हाउस में भी वो जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर भी उसका प्रोसेसिंग होगा, उन सब के लिए हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाया है और चीज़ें जो है वो वहाँ वहाँ जाके अपने अपने वर्क में हो रही हैं। क्योंकि हमको पता है हम हीटिंग और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सिर्फ एक सोप के लिए नहीं रिस्ट्रिक्ट कर सकते, हमें उसको अलग अलग चीज़ों में भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्यों इतनी चीज़ को हम एक ही चीज़ के लिए लगा दें, इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शनल या अपना प्रोसेस लेआउट यूज़ कर लिया। ठीक है, तो इस डायग्राम के थ्रू देखो कि ये यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो प्रोडक्ट लेआउट और आपका प्रोसेस लेआउट इन दोनों में अरेंज है कि प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में बन भी रहे हैं और फिर वो एक सीक्वेंस में मूव भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये कॉम्बिनेशन लेआउट का टाइप है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपके पेशेंस के लिए थैंक यू। वीडियो को करना है लाइक, प्लीज़ लाइक करें बिकॉज इतने एफर्ट्स किए मैंने इस पीपीटी को बनाने में, तो आपको भी सपोर्ट करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और यही है जो मैं कहना चाह रही थी। और पहले वाले पार्ट जो हैं वो देख सकते हैं, इसी सीरीज़ की बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू।